नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सही है और कौन सी अफवाहें हैं। कल एक बड़ी खबर आई और वो ये थी कि स्पुतनिक वी जो कि रशिया की वैक्सीन है उसको मंजूरी मिल गई। अब इस मंजूरी के बाद भारत में वैक्सीन की मौजूदा कमी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही मॉडर्ना और फाइजर को भी मंजूरी अब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिकी एफडीए की मंजूरी मिल चुकी है उनको और वहां इस्तेमाल भी हो रही है और दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल की जा रही है दोनों वैक्सीन। ऐसे में क्या उसके आधार पर भारत में भी इसकी अनुमति दी जा सकती है? भारत में वैक्सीन की कमी के मद्देनजर ये सोचा जा सकता है क्या कि इनको मंजूरी दे दी जाए और जो लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास इतनी हैसियत है कि वो इसको खरीद सके क्योंकि ये महंगी है, क्या उनको ये विकल्प दिया जाना चाहिए? खास तौर पे अगर आप महिलाओं की बात सोचें तो महिलाओं में देखा गया है कि एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से है, उसमें साइड इफेक्ट दिखे हैं बहुत कम, हालांकि बहुत ही रेयर रहा है, लेकिन ब्लड क्लॉट्स के साइड इफेक्ट दूसरे देशों में खासतौर पे यूरोप में देखे गए हैं। तो क्या ये विकल्प हमें दिया जाना चाहिए? अब आप सोचिए कि जनता के बीच अगर आप देखें जब ये टीके लगने शुरू हुए अमेरिका में, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि एक तरह की रियल वर्ल्ड स्टडी हुई, तो कुछ आंकड़े सामने आए जिससे ये साबित हुआ कि मॉडर्ना और फाइजर दोनों ही बेहद कारगर हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण से आप देखिए जो आंकड़े हमें सामने दिख रहे हैं उसके मुताबिक दोनों की दोनों पहली डोज के बाद करीब 2 हफ्ते के बाद 80% इफेक्टिव पाई गई, यानी कि वो रिस्क आपका खतरा कम कर देती है 80% कोरोना वायरस का। दूसरी डोज लगने के बाद आपका खतरा जो है वो 90% कम हो जाता है। तो ये वहां पाया गया कि जो मैसेंजर आरएनए वाली तकनीक पे चलने वाली वैक्सीन हैं वो आपको इतना प्रोटेक्शन दे रही हैं। और ये आम लोगों में, ये जब सुरक्षा कर्मियों को लगे हैं, ये कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, बल्कि आम दुनिया में जब ये टीके लगने शुरू हुए, ऐसे में आप इनकी स्थिति देखिए। फिलहाल अगर आप फाइजर की स्थिति देखें तो भारत में उसने आवेदन किया था, लेकिन उसको आवेदन करने के बाद उससे कुछ और डेटा मांगा गया तो उसने अपना आवेदन वापस ले लिया था। अमेरिका में उसको एफडीए का अप्रूवल मिला हुआ है। वहीं मॉडर्ना की भी बात करें, उसके पास भी अप्रूवल है, लेकिन वहां पे उन्होंने कोई आवेदन अभी नहीं किया था। सिर्फ ऐसी बातें कही गई थी कि शायद बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है कि अगर एफडीए का अप्रूवल है तो क्या भारत में भी हमें उसे मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास किल्लत है अभी वैक्सीन की। अब इसकी कीमत देखिए कि कितनी कीमत कौन चुका रहा है, और ये हमारे लिए भी इसी वजह से महंगी भी पड़ेगी क्योंकि ये सस्ती वैक्सीन नहीं है। अब अभी जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं अलग अलग देशों की, ये खरीद रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसको 1100 रुपए प्रति डोज के हिसाब से खरीदा है फाइजर को, वहीं 1500 रुपए प्रति डोज के हिसाब से अमेरिका ने खरीदा है फाइजर को। और अगर आप मॉडर्ना को देखें तो यूरोपियन यूनियन ने इसको प्रति डोज 1355 रुपए प्रति डोज लिया है, वहीं अमेरिका ने इसको 1130 रुपए प्रति डोज लिया है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के और एक सीनियर वायरोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ में हमारे डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के और डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिंह, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि किल्लत है अभी, और हम अगर चाहते हैं कि अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी दें, टीकाकरण को तेजी दें, तो शायद हमें और वैक्सीन की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सवाल कई एक्सपर्ट से उठा रहे हैं कि क्यों नहीं हम एफडीए का इमरजेंसी अप्रूवल को एक आधार मान के जो लोग खरीद सकते हैं या लेना चाहते हैं मॉडर्ना और फाइजर को, अपनी इच्छा से उनके लिए उसे उपलब्ध करा दें। देखिए, मेरे ख्याल से अंजलि जी बिल्कुल आपने सही कहा। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सरकार कॉशियस रहती है कि अगर पहले इसको मॉडर्ना एंड फाइजर को कर दिया जाता तो नेचुरली रिच लोग ही उसको ले पाते, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो WHO ने बार बार कहा है वो नहीं शायद हो पाता। लेकिन आज की डेट में जब हमारे पास 3 वैक्सीन है जो हम कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव हैं स्पुतनिक आने के बाद और हाईली इफेक्टिव है, तो इसके बाद ये कंसर्न के फाइजर एंड मॉडर्ना को
अगर वो बिलिंग हैं और वो सारा अपना डाटा देती हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DCGI जो हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनको सेटिस्फाई करती हैं, तो डेफिनेटली सोचा जा सकता है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, जिससे कि कई बार हो सकता है कि इसके रिपरकशन दूसरे हो सकते हैं। कल भी ये डिस्कशन कहीं हो रहा था, जो जिस तरह से बहुत सारे लोग इस चीज की आवाज उठाने लगे हैं कि क्यों ना FDA के अप्रूवल से दोबारा हम ट्रायल क्यों करें। तो एक्चुअली फाइजर का डिमांड यही थी, जो कि हमको इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कहा कि हमको तो इमरजेंसी अप्रूवल FDA USA से मिल गया है, तो हम दोबारा से ट्रायल इंडिया में नहीं कराएंगे। इंडिया गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमको दोबारा अपनी पॉपुलेशन पे ये ट्रायल करना होगा। कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का मानना यह है कि अमेरिका में भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बिकॉज कई बार क्लिनिकल ट्रायल इसलिए भी किया जाता है कि एथनिक उसका कंस्ट्रक्शन जिन पे वॉलंटियर हैं उन पे किस तरह का है। तो ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इंडियंस थे उनका डाटा निकाल के और उनसे एनालिसिस करके और उसको हम यहाँ पर इंडिया में यूज कर लें, जिससे कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर और एथनिक जो चीजें हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन होगा और इसमें मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्ट्री जरूर सोच रही है। एंड मॉडर्ना और फाइजर के साथ दूसरा लॉजिस्टिक्स का भी एक इशू है, जो बिल्कुल डेफिनेटली जो -70 एंड -20 जो चेन उसको रखना पड़ेगा, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कॉस्ट के अलावा। वो बात सही है आपकी डॉक्टर साहब की, उसका लॉजिस्टिक्स भी अलग है। लेकिन डॉक्टर भाटी, बहुत लोग ये मानते हैं कि मेरी क्षमता है कि मैं खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, और वो आ रही अगर बाहर से इंपोर्ट होकर के, तो जाहिर तौर पे उसका लॉजिस्टिक्स की वजह से वो शायद और एक्सपेंसिव हो जाए। कई लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप महरूम रखें एक उनके नजरिए में एक बेहतर वैक्सीन के से आप पॉपुलेशन को। ये कहां तक सही है? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर देते हैं तो जिसको लेनी है वो ले, जो नहीं लेना चाहता वो ना ले। जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल बताया, हमें एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल तो चलना ही होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की हम बात करें तो इस तरह की अप्रूवल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी लेती है, जिसमें सभी लोग होते हैं, बायोलॉजिस्ट से लेके बायोकेमिस्ट से लेके पैथोलॉजिस्ट, और इन सभी की एक टीम होती है। अब इसमें बात आती है कि एफिकेसी की, हम दोनों चीजें सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल बताया कि एथनिक वेरिएशन को इसमें हमें साइड इफेक्ट्स को भी स्टडी करना होता है। हालांकि मॉडर्ना फाइजर दोनों का एफिकेसी डेटा भी बहुत अच्छा पाया गया है, सेफ्टी डेटा भी अच्छा पाया गया है वहां पर जब तक इसका ब्रीजिंग ट्रायल नहीं होगा तब तक ये हमारे लिए, क्योंकि हमारी आप पॉपुलेशन में देखिए, अगर एक बार ये रोल आउट हो गई तो रोल आउट के बाद हमें काफी चीजें जो है फिर उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो बात की, अगर हम एस्ट्राजेनिका की भी बात करें तो एस्ट्राजेनिका की बहुत सारी, मतलब काफी, आई थिंक 9 करोड़ तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो उतने साइड इफेक्ट मतलब नहीं देखे गए हैं, बहुत माइल्डली। बाकी अगर कुछ कंट्रीज में देखें तो उसके कुछ साइड इफेक्ट सामने आए हैं। तो ये कई बार डेमोग्राफिक और एथनिक वेरिएशन होता है। तो इसी वजह से ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है और CDSO का ये मानना है कि एक बार इसका ब्रीजिंग ट्रायल भी होना जरूरी है, ताकि हम इसके सेफ्टी डेटा को भी जो है स्टडी कर सके दोबारा से। जी, ये बहुत अहम हो जाता है कि एक भी अगर चूक हो जाएगी, एक भी कमी रह जाएगी, तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक अलग ही लेवल पर इम्पैक्ट डाल सकता है। डॉक्टर सिंह, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हमारी जिस तरह से टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अगर स्पुतनिक ऐड हो जाती है और उसकी कह रहे हैं कि मिड जून तक शायद उसका उतना प्रोडक्शन हो पाएगा जितना हम चाहते हैं, तो क्या हमारा टीकाकरण का पेस बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा, बिकॉज इसके क्लिनिकल ट्रायल वगैरह सब कुछ हो गए हैं। तो इसमें कोई ये जस्ट इसका अप्रूवल होने के बाद अब इसको डायरेक्ट पब्लिक को अवेलेबिलिटी का इशू है। तो ये रेडीज एंड पनेसिया दोनों कंपनी बना रही हैं, दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन में जिनका एक्सपीरियंस है। एंड मुझे लगता है कि तीसरी वैक्सीन आने के बाद जिसका एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, मोर देन 92%, तो इसमें मुझे लगता है कि 3 वैक्सीन जब हो जाएंगी, एंड जिस तरह से भारत सरकार ने एक्सपोर्ट जो सीरम इंस्टीट्यूट कर रही थी बाहर, वो उसको भी बंद कर दिया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि सफिशिएंटली अगले शायद 4 to 5 वीक्स में हमारे पास तीनों वैक्सीन का इतना सफिशिएंट अमाउंट क्वांटिटी हो जाएगी कि हम काफी जनता को
वैक्सीनेट कर पाएंगे। जी तो मुझे ऐसा बस लगता है। वक्त कम है यहाँ। मैं डॉक्टर भाटी आपसे 30 सेकंड का ही वक्त है, आपसे जवाब चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम नई वैक्सीन के जुड़ने के बाद कब तक हम ये देख पाएंगे कि हाँ हम अपनी एक अच्छी पॉपुलेशन, अच्छी तगड़ी पॉपुलेशन को कर लेते हैं, उनको टीका लगा लेते हैं? जी फिलहाल हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है 4 करोड़ प्रति माह, और हमें 35 लाख डोज रोज चाहिए, जो कि पहले 20 लाख थी, क्योंकि अभी जो वैक्सीन हेजिटेंसी थोड़ी कम हो गई है और ईगरनेस ज्यादा बढ़ गई है सेकंड वेव में। तो मुझे लगता है अभी जो थर्ड वैक्सीन ऐड हो गई है, इसके बाद हमारा प्रोडक्शन करीब 7 करोड़ का हो जाएगा और हम शायद अभी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और वैक्सीनेशन स्पीड अप जल्द ही हो जाएगी। जी चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे कुछ दर्शकों के भेजे सवाल हैं, उनका जवाब हम देंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। पहला सवाल हमें भेजा है नंदिता ने। डॉक्टर सिंह, सुन लीजिए पहला सवाल। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले हमको कोई एलर्जी टेस्ट करवाने की जरूरत है या इसकी कोई जरूरत नहीं है? जी, आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई हिस्ट्री है आपकी तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, बस उतना ही जरूरत होती है। अदरवाइज कोई टेस्ट नहीं होता है इसका, वैक्सीन का पहले से कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम कोमल है और मेरा सवाल ये है, अगर मुझे हाल ही में कोरोना वायरस हुआ है तो क्या मुझे वायरस का नया स्ट्रेन भी हो सकता है? डॉक्टर भाटी। जी बिल्कुल, ये काफी आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसको लेके काफी आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको कोरोना वायरस हाल ही में हुआ है तो ज्यादातर री इन्फेक्शन खैर बहुत ही कम देखे जा रहे हैं, बट हाँ अगर आपको फिर भी कुछ कोरोना लाइक सिम्टम होते हैं तो आपको अपना टेस्ट जरूर कराना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। संभावना फिर भी रहती है, बट बहुत कम केसेस ऐसे देखे गए हैं। जहां तक न्यू स्ट्रेन की बात हुई, उसके बारे में हम जो हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है जिसको RT-PCR कहते हैं, उससे उसका पता नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए फर्दर गवर्नमेंट अलग से टेस्ट करती है जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, उसके जरिए उसको पता लगाया जा सकता है। पर फिर भी किसी भी तरह के सिम्टम हो, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो गए हो, चाहे आप कोरोना से रिकवर्ड हो गए हो, आपको अपना टेस्ट फिर भी कराना है। एटलीस्ट RT-PCR तो फिर भी आपको कराना ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और इन सवालों के जवाब दिए। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपने मास्क को जरूर लगाएं। अगर घर से बाहर जा रहे हैं या दफ्तर जा रहे हैं तो मास्क कमरे के अंदर भी जरूर पहने। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।